नमस्कार। मैं महेश गुर्जर इंग्लिश विद महेश गुर्जर चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने नाउन पार्ट 5 तक जो चीज़ें पढ़ी हैं अभी तक, उसके बाद में आज हम नाउन पार्ट 6 के बारे में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, नाउन पार्ट 6 में हम कुछ पेंडिंग क्वेश्चंस हमारे फिर से रह गए थे, उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए बिना समय को वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट। तो ध्यान देना दोस्तों, इसमें आपको किस पार्ट में गलती लग रही है। आप सोचोगे कि पीपल जो बहुवचन होता है पहले से, इसमें कोई गलती नहीं है। द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट, लोगों को एक मत में होना चाहिए, संगठित होना चाहिए। आप ये सोचोगे कि कोई गलती नहीं है, इसमें डी पार्ट सही हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान दे, इसमें आपको गलती क्या मिलेगी वो देखना कि यहाँ ऑफ द वर्ल्ड की बात की जा रही है, पूरे दुनिया की बात की जा रही है। तो देखिए, पूरी दुनिया के लोगों की अगर बात की जाए, पूरे संसार के लोगों की बात की जाए, पूरी अलग अलग कम्युनिटीज के रूप में अगर आपको पीपल को लिखना है, तो आपका ये जो पीपल शब्द होता है ये भी प्लूरल क्या रखता है, पीपल्स रखता है। तो ध्यान दें, इसमें आपका प्लूरल बनाना होगा इसको, पीपल्स को। तो किस पार्ट में गलती होगी? ए पार्ट में। तो एरर जिस पार्ट में है वो पार्ट लिखेंगे, और जो करेक्शन करना है हमें वो क्या करना होगा, पीपल को बहुवचन बनाना होगा, पीपल्स। जो यहाँ लिखा जाएगा, द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट। आगे का क्वेश्चन हम हल करने जा रहे हैं दोस्तों, ध्यान दें। आई रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू डिस्टर्ब मी एज आई हैड मेनी वर्क्स टू डू दैट डे। ध्यान दे दोस्तों, आपको ये सवाल पढ़ते ही इसमें मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ ऐसा हिंट मिला होगा, क्योंकि देखिए जो वर्क्स होता है, जो आपका वर्क्स लिखा हुआ है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन का काम करता है दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन का काम करता है। और अनकाउंटेबल नाउन से पहले क्या नहीं आएगा, मैनी नहीं आएगा, क्या आएगा दोस्तों? ध्यान दें, मच का यूज किया जाएगा, मच वर्क हो जाएगा। इसके लिए आपको देखना है किस पार्ट में एरर होगा, बी पार्ट में होगा। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में मैनी के स्थान पर मच का यूज करना है, न कि यहाँ पर मैनी का, क्योंकि मैनी का यूज काउंटेबल नाउन्स के साथ में किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। आई न्यू द टाउन हॉल सो आई एडवाइज्ड हिम वेयर टू गो। ध्यान दे दोस्तों, यहाँ पर एडवाइस्ड जो लिखा हुआ है, इसको मैं आपके सामने डिफाइन करना चाहूंगा। तो देखना, आपको क्या करना है, दो शब्द देखने हैं, एडवाइस और एक होता है एडवाइस। तो एडवाइस में जब ADVICE आ जाता है, सी आता है, तो वो वर्ब का काम नहीं करता दोस्तों, वो एक नाउन होता है। क्या होता है? एक नाउन होता है। और नाउन का कहीं भी आपको वर्ब बनाकर नहीं लिखना है, क्योंकि नाउन की कोई भी फॉर्म नहीं बनेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं बनेगी। वर्ब तो हमें किसकी बनानी है? एक जो वर्ब होती है उसी की फॉर्म बनानी है। तो यहाँ पर देखिए, इस एडवाइस्ड, इसकी जगह क्या आ जाएगा, सी की जगह आपको एस लगाना होगा। तो किस पार्ट में फिर से गलती होगी? बी पार्ट में। और क्या गलती है? एडवाइस्ड की जगह एडवाइज्ड करना होगा, सी की जगह एस करना होगा। इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेना दोस्तों। ये चीज हमारे एग्जाम में आते वक्त ये चीज हम ध्यान से नहीं देख पाते हैं, तो इसलिए अभी से इसको एकदम कंफर्म कर लें। इसके बाद में हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। विलियम शेक्सपियर इज नोन फॉर हिज ड्रामास मोर देन हिज पोइट्री। विलियम शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। इज नोन फॉर हिज ड्रामाज, ड्रामाज के लिए जाना जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मोर देन हिज पोइट्रीज, हमने एक शब्द पढ़ा है कि पोइट्रीज नाम का कोई शब्द नहीं होता इंग्लिश में। तो क्या होता है? हमने सी पार्ट में यहाँ पर एरर पहचानी है कि पोइट्रीज के स्थान पर क्या करना होगा। ऐसा क्वेश्चन पहले भी शायद हम ले चुके हैं, तो इसमें कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। पोइट्रीज के स्थान पर क्या हो जाएगा? पोइट्री हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जो पोएम लिखते हैं हम, तो पोएम का हम पोएम्स बना सकते हैं, लेकिन पोइट्री का पोइट्रीज प्लूरल नहीं बनता दोस्तों, ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर सुनील नागर टुक द फोटोग्राफ्स ऑफ ग्रेजिंग कैटल्स इन हिज विलेज। तो ध्यान देना दोस्तों, ग्रेजिंग कैटल्स, यहां पर शब्द देखिए कैटल्स, क्योंकि केटल शब्द अपने आप में प्लूरल होता है, जिसके साथ में हमें एस लगाकर उसको प्लूरल बनाने की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सी पार्ट में एरर पहचानी हमने, तो सी पार्ट में एरर है क्या, ग्रेजिंग कैटल्स ना होकर क्या हो जाएगा, ग्रेजिंग कैटल हो जाएगा। तो देखिए सी पार्ट में गलती है, और क्या गलती है,
केटल्स के स्थान पर क्या आ जाएगा, केटल हो जाएगा। इसके बाद में चर्चा करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ही शुड अंडरस्टैंड दैट एथिक्स मेक द बेसिस ऑफ गुड लाइफ। दोस्तों हमने एक रूल पढ़ा है कि जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, आपके एथलेटिक्स जो नाम आता है, एथिक्स आता है, उसी में मैथमेटिक्स आता है, ये जो शब्द हैं ये एस तो लगता है इनमें, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें एस तो लगा हुआ होता है, लेकिन एस लगने के बावजूद भी वो क्या होते हैं, सिंगुलर नाउन के रूप में रहते हैं, न कि प्लूरल नाउन के रूप में। तो यहाँ एथिक्स में कोई गलती नहीं है, लेकिन जब सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि ये एस लगने के बाद भी कैसा रहता है, सिंगुलर रहता है, तो अगर एस लग रहा है तो एस लगने के बाद में ये सिंगुलर माना गया है, तो हमें करना क्या है, सिंगुलर नाउन के साथ में जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर लगानी होगी। लेकिन यहाँ प्लूरल वर्ब दी गई है, क्योंकि ये वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है ऑलवेज क्या होती है दोस्तों, ये प्लूरल वर्ब मानी जाती है। तो इसको सिंगुलर बनाओगे तो क्या हो जाएगा, बी पार्ट में गलती है, सबसे पहला पॉइंट हमारा ये होगा। और बी पार्ट में गलती है क्या, ये प्लूरल फॉर्म दी गई है वर्ब की, इसको सिंगुलर बनाना होगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सब्जेक्ट भी कैसा आया है, सिंगुलर आया है, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो मेक की सिंगुलर फॉर्म आप क्या बनाओगे, मेक्स लिखोगे मेरे दोस्तों, ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम। देखिए, द किंग वाज वेरी प्राउड एज हिज कैवलरी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। ध्यान देना दोस्तों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने आप में उनके साथ में एस या येस का प्रयोग नहीं होता, फिर भी वो किस प्रकार का काम करते हैं, प्लूरल नाउन का काम करते हैं। तो कैवलरी घुड़सवारी जो सेना होती है, घुड़सवार सेना या घुड़सेना जो बोलते हैं, घुड़सवार सेना, घोड़े पर सवार सेना की बात की जा रही है, ये खुद अपने आप में क्या है, प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन होने के कारण इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर नहीं आएगी, वो कैसी आएगी, वो भी प्लूरल आएगी। तो वर्ज का प्लूरल हमें क्या लिखना होगा, वर लिखना होगा। तो किस पार्ट में गलती हुई दोस्तों, सी पार्ट में गलती हुई। और सी पार्ट में गलती क्या है, वर्ज के स्थान पर क्या लिखना होगा, वर लिखना होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मैनेजमेंट कमिटी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। हमने एक चीज की बात की थी कि जो कलेक्टिव नाउन होती है, उस कलेक्टिव नाउन के बारे में कुछ ऐसे हमने तथ्य पढ़े थे कि वो अगर एकमत है, एक स्थान पर एक जगह काम कर रही है, कलेक्शन में काम कर रही है, तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी और वो होगी भी कैसे, सिंगुलर। लेकिन अगर वो डिवाइड हो जाती है, अगर उसका डिवाइडेशन हो जाता है, डिवाइडेशन होने के कारण वो प्लूरल फॉर्म के रूप में काम करने लगता है और उसके साथ में जो वर्ब आती है वो भी कैसी आती है, प्लूरल आती है। तो इस सेंटेंस में हमें पता लग रहा है कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है, किस प्रकार ये कमिटी नाउन जो है इसमें ये काम कर रही है। तो देखिए, सबसे पहले ध्यान दें कि द मैनेजमेंट कमिटी, यहां तक हमें कुछ पता नहीं लग रहा है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल, बट आगे जब हम बात करें डिवाइडेड, ध्यान देना दोस्तों, डिवाइडेड आते ही कहने का मतलब इसका क्या हो चुका है, यहां पर इसका डिवाइडेशन हो चुका है, वितरित हो चुकी है, विभाजित हो चुकी है, विभाजित हो गई। इसका मतलब यहां पर क्या होना चाहिए, वॉज नहीं होना चाहिए, यहां पर इस वॉज का प्लूरल फॉर्म होना चाहिए। अगर इसका एक हिंट और देखना चाहे हम, तो आगे देखिए, जो नाउन प्लूरल होगी उसके लिए प्लूरल प्रोनाउन देयर का यूज किया जाएगा। तो यहां पर भी क्या दिया गया, देयर दिया गया। इसका मतलब यहां आपको जो वर्ब लगानी है वो तो कैसी लगानी है, प्लूरल ही लगानी है। तो वाज का प्लूरल क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात तो ये कि पार्ट में कौन से में एरर होगी, बी पार्ट में, और गलती है क्या वो देखिएगा, वॉज के स्थान पर फिर से आप क्या कर दोगे, वर कर दोगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे दोस्तों। आगे हम और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने जा रहे हैं जो एग्जाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं हम, देखिएगा। आइए दोस्तों आगे के क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करते हैं। इन इंडिया वर्किंग वुमेन लीड लाइफ ऑफ ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफ दे आर मैरिड एंड हैव ए फैमिली। ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत ही कुछ इसमें मिलने वाला है आपको इस सेंटेंस में, क्योंकि अगर हम यहाँ ध्यान देते हैं कि इस सेंटेंस में हमें गलती कहाँ मिली, आप देखोगे कि वुमेन जो सिंगुलर दिया गया है इसको हम प्लूरल बना दे यहाँ पर,
तब तो ठीक होगा। लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखना कि आगे पूरे सेंटेंस को जब हम पढ़ते हैं, वुमेन लीड यहाँ पर एक प्लूरल वर्ब के रूप में दे दिया गया, क्योंकि ये सिंगुलर जो आपको प्लूरल वर्ब दी गई है ये इस सिंगुलर के साथ में नहीं आ सकती, ये सिंगुलर है, इसको हम प्लूरल बनाएंगे। आगे पढ़ना, इसका आपको पता कैसे चलेगा कि इसी को प्लूरल बनाना है। तो देखिए, ए लाइफ ऑफ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफ दे, यहां पर दे ये किसकी बात की जा रही है दोस्तों? ये इस वुमेन की बात की जा रही है। दे जो आया है ना, ये किसके लिए आया प्रोनाउन? इस वुमेन नाउन के लिए आया है। आगे पूरा का पूरा सिस्टम देखिएगा है, ये वर्ब भी आपको किसके अकॉर्डिंग लगानी पड़ी यहाँ पर? यहाँ इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सिंगुलर ना होकर क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। तो किस पार्ट में आपको एरर मिल रहा है यहाँ पर? बी पार्ट में। और बी पार्ट में एरर है क्या? वुमेन जो लिखा गया है उसको विमन के रूप में आपको प्लूरल बनाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप बढ़े, देखिए, द जूरी हैव डिसाइडेड द केस एंड गेव इट्स डिसीजन। जूरी नाम आते ही आपके सामने एक जो क्वेश्चन आता है क्या कि कलेक्टिव नाउन होता है, और कलेक्टिव नाउन दो प्रकार से काम करता है। किस किस रूप में काम करता है कलेक्टिव नाउन? एक तो जब वो कलेक्ट होता है, एक साथ में होता है, तब वो कैसा रहता है? वो सिंगुलर रहता है। लेकिन जब डिवाइड हो जाए, डिवाइड होने पर वो कैसा हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि ये कलेक्टिव नाउन यहाँ पर एक वचन के रूप में काम में आएगी कि बहुवचन के रूप में। तो देखिए, हम बात करें द जूरी हैव, इस जूरी के लिए जो वर्ब लगाया गया हैव का यूज किया गया। चलो आगे देखते हैं इसको कि यहाँ पर हैव सूटेबल है कि नहीं है। डिसाइडेड द केस, यहाँ तक कोई हमें और पता नहीं लग रहा है कि ये हैव सही है। एंड गेव इट्स, दोस्तों यहाँ ध्यान दे, इट्स एक सिंगुलर नाउन के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर सिंगुलर नाउन के रूप में आपको इस जूरी को रखना है। तो इसके साथ में वर्ब क्या आएगी? हैव न आकर हैज जो सिंगुलर होता है हैव का वो आ जाएगा। तो किस पार्ट में एरर है? ए पार्ट में एरर है। और ए पार्ट में एरर है क्या? यूज हैज इंस्टेड ऑफ हैव। तो ध्यान दे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माय फादर गेव मी ए न्यू बाइनोकुलर्स ऑन माय बर्थडे। ध्यान दे दोस्तों, बाइनोकुलर्स जो क्या होता है कि प्लूरल की बात कर रहे हैं। तो देखिए, प्लूरल के साथ में ए और एन का यूज होता है कि नहीं होता? ए और एन का यूज केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में किया जाता है दोस्तों, ध्यान दें। ए और एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में किया जाता है। तो यहाँ ए न्यू बाइनोकुलर्स जो आया है, इसमें से आपको किसको रिमूव करना होगा? ए को रिमूव करना होगा, क्योंकि बाइनोकुलर जो प्लूरल नाउन होता है, प्लूरल नाउन के साथ में ए और एन का यूज कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर ध्यान दें, बी पार्ट में गलती हुई, बी पार्ट में एरर क्या हुई कि रिमूव करना है। किसको रिमूव करना है? इस ए को रिमूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यू कैन बाय द सीजर्स दैट इज शार्प। ध्यान देना, ये जो दैट है वो रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। और जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसके साथ में जो वर्ब आती है ना, वो वर्ब हमेशा उस रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अनुसार आती है। अब आपके मन में एक सवाल होगा दिमाग में कि सर व्हाट इज द एंटीसीडेंट? एंटीसीडेंट होता क्या है? तो दोस्तों ध्यान से समझना कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन दिया जाता है या शब्द दिया जाता है उसे एंटीसीडेंट बोला जाता है। तो देखिएगा, दैट जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसका जो एंटीसीडेंट है वो क्या है? सीजर्स। सीजर्स अपने आप में एक प्लूरल नाउन का काम करता है, और प्लूरल नाउन होने के कारण जो वर्ब यहां पर आनी चाहिए वो भी प्लूरल आनी चाहिए। तो क्या इज प्लूरल है? आपका जवाब होगा नो सर, इज नॉट द प्लूरल वर्ब। तो आपको करना क्या होगा? यहां पर प्लूरल वर्ब लगाने के लिए इस इज के प्लूरल को लिखना होगा। तो सबसे पहले देखोगे किस पार्ट में एरर हुई? सी पार्ट में एरर है। और सी पार्ट में एरर है क्या? इज के स्थान पर आपको लगाना क्या है? आर लगाना है। आर हमने क्यों लगाया दोस्तों? ध्यान दें, इज जो आया है ये इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में आया है,
और हमारे सामने जो एक रिलेटिव प्रोनाउन दैट है। अब कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन हो, हमें ध्यान ये रखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होता है उस एंटीसीडेंट के अनुसार आगे वाली वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब जो भी मेन वर्ब दी जाती है वो उसके अनुसार आती है। तो नाउन हमारा प्लूरल होने के कारण, ये सीजर्स प्लूरल होने के कारण इज को प्लूरल वर्ब में बदलकर लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज। आपका यहीं पर दिमाग लगाना आपको होगा कि सीनरीज नाम का कोई शब्द नहीं होता। तो क्या होता है? सीनरीज अनकाउंटेबल नाउन्स जो होती हैं, सीनरी वगैरह जो पोइट्री सीनरी जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनका प्लूरल इस प्रकार से नहीं बनाया जा सकता। एस ई एस या आई ई एस जोड़कर उनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो हमें क्या करना होगा? ए पार्ट में करेक्शन करना होगा। क्या? सीनरीज के स्थान पर आपको क्या लिखना होगा? सीनरी लिखना होगा। नेक्स्ट बात करें हम, वी शुड नॉट बी माइसरली इन गिविंग आर्म्स टू द बेगर्स। ध्यान दें दोस्तों, आम कोई भी शब्द नहीं है, ALM, आम का कोई अर्थ नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि भिखारियों को जो भिक्षा दी जा रही है उसके बारे में चर्चा की जा रही है। और भिखारियों को जो भिक्षा दी जाती है उस भिक्षा के लिए आम का यूज नहीं किया जाता। यहाँ बी पार्ट में एरर है, और एरर है क्या? आम को क्या लिखना होगा? आर्म्स लिखना होगा, जिसका अर्थ होता है भिक्षा या भीख जो बोला जाता है, ये इसका अर्थ होता है। और आम जहां भी लगा हुआ है उसको आप इस प्रकार से लिखेंगे, आर्म्स लिखा जाएगा। ध्यान देना हमेशा दोस्तों इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी केम बैक अर्ली एज द शॉप डिडंट हैव ऑल आइटम्स ऑफ क्रॉकरी। ध्यान दे दोस्तों, क्रॉकरीज जो दिया गया है, क्रॉकरीज उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपका दिया गया पोइट्री दिया गया है, सीनरी दिया गया है, उसी प्रकार से क्रॉकरीज नहीं होता, क्रॉकरी होता है। तो आपको यहाँ पर सी पार्ट में करेक्शन करना होगा। क्रॉकरीज के स्थान पर क्या करना होगा? क्रॉकरी करना होगा, CROCKERY, क्रॉकरी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ही मेड अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट्स बट फेल्ड, सी ऑप्शन। और ये आपका लास्ट जो नो एरर है, डी ऑप्शन। आपके दिमाग में एक पॉइंट कंसेप्ट एक क्लिक होना चाहिए। यहाँ पर इस चीज को देखते ही क्या क्लिक होना चाहिए कि अगर हमें कोई भी नाउन दिया गया हो, नाउन के साथ में प्रीपोजिशन दिया गया हो, फिर सेम नाउन आए तो देखना, सेम नाउन का मतलब यही नाउन आगे आए। तो ध्यान रखना दोस्तों, दोनों नाउन्स कैसी होंगी? हमेशा सिंगुलर होंगी। तो जो पहला नाउन आपको दिया गया अटेम्प्ट, सिंगुलर के रूप में दिया गया है, लेकिन आगे जो अटेम्प्ट्स लिखा गया है, आफ्टर के बाद में अटेम्प्ट्स लिखा गया, वो प्लूरल दिया गया। तो एरर किस पार्ट में हो जाएगी? बी पार्ट में हो जाएगी। और बी पार्ट में होगा क्या? आफ्टर अटेम्प्ट्स न होकर सिंगुलर होगा अटेम्प्ट। ये सारे के सारे क्वेश्चंस की मैंने थ्योरी आपको कवर कराई है दोस्तों। जो इस क्लास को पहले देख रहा है, अभी फर्स्ट टाइम इसी क्लास से शुरू कर रहा है कोई, तो वो अवश्य देखे, नाउन पार्ट फर्स्ट से लेकर 5th तक उनको जरूर देखें। तो देखिए ध्यान दें, माय फ्रेंड्स आर नॉट अलाउड टू गो आउट विदाउट देयर पेरेंट्स कंसेंट। दोस्तों ध्यान देना, मेरे दोस्तों को अनुमति नहीं है कहाँ जाने की? बाहर जाने की, विदाउट के बिना, उनके माता पिता की सलाह के बिना या उनके माता पिता की अनुमति के बिना। तो ध्यान दें, उनके माता पिता की अनुमति के बिना। तो यहाँ पर इस पेरेंट्स से क्या करना होगा? पोजीशन शो करना होगा। तो ध्यान देना, पोजीशन शो करने के लिए क्या किया जाता है? पोजीशन शो करने के लिए एक तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है, एक ऑफ का यूज किया जाता है। तो यहाँ पेरेंट्स लिविंग बीइंग्स की बात जब होती है तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। तो एक चीज का और ध्यान देना दोस्तों, जब किसी नाउन में ऑलरेडी एस लगा हुआ हो, किसी नाउन में ऑलरेडी एस लगा हुआ हो, तो उससे पोजीशन शो करते समय हमें आगे एपोस्ट्रोफी का यूज करना होता है, आगे एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना होता। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि डी पार्ट जो है, उस डी पार्ट में ये देखना है
कि डायरेक्ट पेरेंट्स कंसेंट नहीं होगा, उसके ऊपर एपोस्ट्रोफी भी लगाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपको शब्द पेरेंट्स दिया गया है वो पोजीशन शो करने के लिए दिया गया है दोस्तों। क्योंकि इससे अगर सेंटेंस का हम सेंस समझने की कोशिश करेंगे ना, तो इसका हमें पोजीशन शो करने वाला अर्थ निकालना पड़ेगा, और इसमें पोजीशन शो का अर्थ अगर निकालेंगे तो हमें यह देखना होगा कि इसमें एपोस्ट्रोफी का यूज तो किया हुआ भी नहीं है, तो हमें यही देखना है कि इसमें एपोस्ट्रोफी का यूज करना है कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है। तो हमें देखना यही था कि अगर किसी नाउन में पहले से आपको एस लगा हुआ मिलता है तो आपको उसमें केवल एपोस्ट्रोफी का यूज करना होता है, एस का यूज नहीं करना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, द बिल्डिंग्स रूफ नीड्स रिपेयरिंग अदरवाइज इट मे फॉल डाउन एंड रिजल्ट इनटू मैनी पर्सन्स डेथ। सेम वही स्ट्रक्चर यहां पर देखेंगे, पर्सन्स लोगों की, डेथ मृत्यु, लोगों की मृत्यु के बारे में बात की जा रही है। तो फिर से यहाँ पोजीशन की बात की गई, पोजीशन की बात की गई तो क्या हुआ दोस्तों, ध्यान दें, यहाँ पर ओनली क्या लगाया गया, एपोस्ट्रोफी लगाया गया। लेकिन आपका ध्यान यहाँ नहीं होना चाहिए इस वक्त, क्योंकि यहाँ कोई भी एरर नहीं है। एरर तो ए पार्ट में है दोस्तों, ध्यान दें क्या एरर है। लिविंग बींग्स के साथ में क्या होता है, एपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है। नॉन लिविंग के साथ में एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता दोस्तों। तो यहाँ पर क्या एरर होगा, एरर ये होगा कि बिल्डिंग जो कि एक नॉन लिविंग है, इसके लिए आपको क्या करना है, ए पार्ट में एरर है और उसको करेक्शन में लेते समय हमने क्या करना होगा, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की छत की बात की जा रही है। तो इस प्रकार से ऑफ का यूज करोगे तो इस प्रकार से उसको आपको लिखना होगा, न कि एपोस्ट्रोफी एस लगाकर। ध्यान देना, एपोस्ट्रोफी एस का यूज हमने किया क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं आया, कोई सजीव की बात नहीं हो रही, एक नॉन लिविंग की बात हो रही है, इसलिए हमने एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करना था, हमें यूज करना था ऑफ का। और ऑफ का यूज करते समय इस स्ट्रक्चर को इस प्रकार से लिखा जाता है, जो नाउन आपको बाद में दिया गया है उसको शुरू में लाकर फिर आपको जो बिल्डिंग की बात की गई है उसको नेक्स्ट रखना होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो कुछ क्वेश्चंस और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की बात करेंगे हम, क्लास ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए थोड़ा जल्दी भी करेंगे और पूरी की पूरी चीज़ों को समझाते हुए भी चलेंगे। चलिए आगे के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, यू आर अमोंग दोज मैन हु अर्न्ड नेम एंड फेम नॉट बाय चांस बट बाय हार्ड वर्क। तो देखिए दोस्तों ध्यान देना, यू आर दोज, यहाँ पर जो दोज दिया गया है क्या लिखा गया है दोस्तों, दोज मतलब एक प्लूरल की बात करेगा ये, तो आगे वाला जो है नाउन वो एक प्लूरल नाउन होना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पर सिंगुलर नाउन के रूप में दिया गया है। तो मैन की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पर MAN के स्थान पर बी पार्ट में क्या होना चाहिए, MEN, मैन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेंस ब्लेड। देखिएगा दोस्तों अभी वही क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ चुका है, जो बिल्डिंग्स रूफ की हमने बात की है, अभी पिछली स्लाइड में बात की है, उसी प्रकार से देखिएगा फेंस, फेंस फिर से नॉन लिविंग की बात कर रहे हैं, और नॉन लिविंग होने के कारण आपको ए पार्ट में जो गलती मिली है वो क्या है, फेंस में एपोस्ट्रोफी ना होकर इसमें आपको पोजीशन शो करने के लिए ऑफ का यूज करना होगा। तो देखिए ऑफ का यूज करोगे तो क्या करोगे, द ब्लेड ऑफ द फैन, द ब्लेड ऑफ द फैन का आपको यूज करना होगा, क्योंकि पोजीशन शो करते समय नॉन लिविंग में हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाउन्स आफ्टर टाउन्स। देखिएगा दोस्तों एक प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ जो आपको क्वेश्चन मैंने बताया कि नाउन जो सेम होंगी दोनों, अगर प्रीपोजिशन से जुड़ी हुई है तो वो दोनों नाउन्स कैसी होंगी, सिंगुलर नाउन होगी, और सिंगुलर नाउन होगी तो उसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, ये भी सिंगुलर आएगी। तो क्या यहाँ पर सब कुछ ठीक है, आपका जवाब होगा नो, यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। तो ए पार्ट में जो गलती होगी, ए पार्ट में वो क्या गलती होगी, टाउन आफ्टर टाउन लिखना होगा। इसके अलावा जो वर्ब की गलती है वो भी आपको सुधारनी होगी। वर जो आपको प्लूरल नाउन दिया गया है उसके स्थान पर ये सिंगुलर होने के कारण आपको वहां पर भी सिंगुलर वर्ब का यूज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द कमिटी कुड नॉट कम टू ए फाइनल कंक्लूजन।
आपको कमेटी दिखते ही आपका एक ही दिमाग में एक ही सवाल आएगा कि कलेक्टिव नाउन है तो सिंगुलर या प्लूरल नाउन की आगे बात करेगा। लेकिन दोस्तों ध्यान दें, हर बार क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो चीज आपके सामने उभर कर आ रही है, फाइनल और कंक्लूजन, 2 वर्ड्स आर हियर, 2 शब्द आपको दिए गए हैं, दोनों आपस में सिनोनियम का काम करते हैं। फाइनल का मतलब भी अंतिम के बारे में, कंक्लूजन का मतलब भी अंतिम के बारे में, तो हम एक का यूज करेंगे तब भी इस सेंटेंस का सेंस एकदम सही होगा। दोनों को यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं होती। तो आपको क्या करना होगा, फाइनल को रिमूव कर देना होगा। किस पार्ट में एरर हुई, सी पार्ट में एरर हुई। आपको क्या करना है, रिमूव फाइनल वर्ड, ये जो आपका फाइनल वर्ड है इसको रिमूव कर देना होगा, क्योंकि आपको ये कंक्लूजन और फाइनल 2 शब्द दिए गए ना, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो फाइनल है वो अपने आप में कंक्लूजन है, मतलब कि अंतिम चीज है वो अपने आप में अंतिम ही तो है। तो यहाँ पर फाइनल का रोल महत्व नहीं रखता, इसलिए इसको हम काट देंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीपल ऑफ ऑल द कंट्रीज शुड वर्क फॉर पीस। दोस्तों ध्यान दें, अगर आपको याद है तो हमने इस आज की सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें क्या पढ़ा था, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड शुड यूनाइट पढ़ा था। तो दोस्तों ध्यान देना, उस क्वेश्चन की तरीके से यह भी क्वेश्चन उसी प्रकार का है, क्योंकि ऑल द कंट्रीज की बात कर रहा है, सभी देशों की बात कर रहा है। सभी देशों की जब बात की जाती है तो किसी एक देश विशेष देश की बात नहीं हो रही। यहाँ पर फिर से पीपल का जो प्लूरल बनेगा वो क्या हो जाएगा, पीपल्स हो जाएगा। ए पार्ट में गलती होगी, द पीपल्स लिखना होगा। कम्युनिटीज के बारे में बात की जाए, अलग अलग कम्युनिटीज की बात की जाए, संपूर्ण संसार की बात की जाए, तो पीपल का प्लूरल क्या होता है दोस्तों, ध्यान दें, पीपल का प्लूरल पीपल्स होता है। क्योंकि देखना, एक चीज का ध्यान रखना, द पीपल ऑफ इंडिया शुड वर्क फॉर पीस होता तो यहाँ पर नो एरर वाला ऑप्शन हम क्लिक करते, लेकिन यहाँ पर कंट्रीज, ऑल द कंट्रीज की बात की गई है। ऑल द कंट्रीज की बात करने के कारण पीपल का प्लूरल भी हम क्या बनाएंगे, पीपल्स बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन। परीक्षा में क्या मानक होता है, परीक्षा में सिलेक्शन का क्या मानक होता है, व्हाट इज द। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक एरर है, उसको हम सही कर लें। क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पर, क्योंकि शुरुआत जो WH वर्ड से हो रही है, एक क्वेश्चन के बारे में बात की जा रही है। तो देखना, ध्यान देना, परीक्षा में सिलेक्शन का चयन करने का क्या मानक होता है, क्या मापदंड होता है, यही तो इसका अर्थ होगा। ऐसा थोड़ी ना होगा, परीक्षा में चयनित करने का क्या मापदंड होते हैं। नो, जो भी आपका क्राइटेरिया लिखा गया यहाँ पर, ये एक प्लूरल के रूप में होता है दोस्तों। क्राइटेरिया प्लूरल के रूप में काम करता है। क्राइटेरिया, फिनोमिना, ये सब है जो किसका काम करते हैं, प्लूरल नाउन का काम करते हैं। तो इसको सिंगुलर बनाओगे, ए पार्ट में एरर को सही करोगे तो व्हाट इज द क्राइटेरियन हो जाएगा दोस्तों। व्हाट इज द क्राइटेरियन, इसको हमें सिंगुलर बनाना है तो क्राइटेरियन हो जाएगा। इसी प्रकार से हम बात करें फिनोमिना, अगर हम बात करें फिनोमिना की, PHENOMENA, फिनोमिना, ये भी एक प्लूरल नाउन है जिसका आपको सिंगुलर बनाने के लिए फिनोमेनन यूज करना होता है। तो इन प्रकार की चीज़ों का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिएगा, जैसे हम लिखते हैं बेसिस, BASIC, बेसिस, SIS, बेसिस, इसका अर्थ आपको देखना है, इसका प्लूरल बनाओगे तो भी क्या होगा, बेसिस होगा, BASES होगा दोस्तों। आगे हम बात करें, देखिएगा, जो आपका सिलेबस होता है, SYLLABUS, सिलेबस, इसका जब प्लूरल बनाते हैं तो देखिएगा सिलेबी होता है, SYLLABI, सिलेबी होता है। लेकिन देखिएगा जो मॉडर्न इंग्लिश है ना, इस मॉडर्न इंग्लिश में इसका जो प्लूरल और भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है, एक तो ये सिलेबी हो गया, SYLLABI, इसके अलावा सिलेबसेस भी बन चुका है, इसका सिलेबसेस भी होता है। इसी प्रकार एक्सिस का एक्सेस होता है। तो ध्यान देना दोस्तों, क्राइटेरिया जो प्लूरल नाउन का काम कर रहा है उसको हमें किसके रूप में लिखना होगा, उसको हमें सिंगुलर बनाकर लिखना होगा, क्राइटेरियन के रूप में। ए वेराइटी ऑफ बुक्स इज
अवेलेबल इन द मार्केट टू हेल्प द स्टूडेंट्स। ध्यान देना दोस्तों, ए वेराइटी ऑफ बुक्स, यहां पर ध्यान दे, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, वेराइटी ऑफ के साथ में अगर आपका सिंगुलर ना लगकर प्लूरल वर्ब लगता है ना, सॉरी प्लूरल नाउन लगता है ना, तो उसके साथ में वर्ब भी कैसे आती है, अकॉर्डिंग टू दिस नाउन ही आती है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर बुक्स इज द सिंगुलर, सॉरी प्लूरल, और प्लूरल होने के लिए आपको इसमें वर्ब भी कैसे लगानी होगी, प्लूरल लगानी होगी। तो ए पार्ट में फिर से गलती हुई, और ए पार्ट में गलती है क्या वो देखना, ए पार्ट में आपको गलती मिली, यहाँ पर इज के स्थान पर क्या लगाना होगा, आर लगाना होगा। आइए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस के बारे में और चर्चा कर लेते हैं हम, तो बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए दोस्तों 26 नंबर का क्वेश्चन है, द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स आर ब्रदर्स। तो देखिए दोस्तों इसमें आपको हिंदूज की बात की गई, प्लूरल है, मुस्लिम्स भी प्लूरल है, आप सोचोगे इसके लिए वर्ब भी प्लूरल आ रही है, इसका मतलब इसमें कोई भी एरर नहीं है। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर मुस्लिम्स और हिंदूज की जो बात की जा रही है, इसमें आप एक चीज का ध्यान देना कि जो ब्रदर्स होता है ना, ये ब्रदर जो वर्ड होता है ये कहाँ यूज होता है, जब जो कोई भी सगे भाई बहन होते हैं उनके लिए किसका यूज हो जाता है, सगे भाइयों के लिए, सॉरी बहनों के लिए नहीं, सगे भाइयों के लिए ब्रदर्स का यूज होता है। लेकिन जो एक माँ के नहीं होते, मतलब सगे भाई नहीं होते, उनके लिए ब्रदर्स का यूज नहीं होता, उसके लिए अलग से एक वर्ड बना हुआ है ब्रदर्न। क्या वर्ड है दोस्तों, ब्रदर्न, जिसका अर्थ भी भाई होता है प्लूरल में, मतलब अधिक सारे भाई। लेकिन क्या होता है कि वो एक माँ के न होकर अलग अलग परिवार में मान सकते हैं, समाज के सभी को मान सकते हैं, पूरे देश के भाईचारे की अगर बात करें वो भाई हो सकते हैं, उनके लिए लिया जाता है ये काम में। तो हिंदूज एंड मुस्लिम्स की बात की गई, सेम भाई नहीं होकर वो पूरे देश में से चुने हुए की बात की जा रही है। तो इसमें ब्रदर्स की जगह क्या हो जाएगा, ब्रदर्न हो जाएगा, क्योंकि ब्रदर के दो प्लूरल होते हैं, ध्यान रखना। ब्रदर जो होता है उसके प्लूरल्स की बात करें तो एक तो हो गया ब्रदर्स और एक होता है ब्रदर्न। क्या होता है, एक ब्रदर जो सगे भाइयों की बात नहीं होती वो ब्रदर्न के रूप में, सगे भाइयों की बात है तो ब्रदर्स का यूज किया जाता है दोस्तों, ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीम कैंप्ड एट शिमला, दे फॉलोड ए रिगरस रूटीन। ध्यान देना दोस्तों, द टीम कैंप्ड, टीम रुकी हुई है शिमला में। तो देखिए दोस्तों टीम रुकी हुई है मतलब अलग अलग स्थानों पर नहीं, शिमला में एक स्थान पर। तो कलेक्टिव नाउन जो होती है, ध्यान देना, कलेक्टिव नाउन अगर एक साथ में काम करती है तो वो सिंगुलर बिहेव करती है दोस्तों, सिंगुलर का काम करती है। और सिंगुलर है तो उसके साथ में जो प्रोनाउन आएगा वो प्रोनाउन भी कैसा आएगा, सिंगुलर ही आएगा। तो दे के स्थान पर फिर से सी पार्ट में एरर हुआ, दे के स्थान पर किसका यूज करोगे, इट का यूज करोगे, साथ में इट फॉलोड ए रिगरस रूटीन आगे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आई हैव फिनिश्ड 2/3 ऑफ माई वर्क। ध्यान देना 2/3 नहीं होता, बी पार्ट में क्या गलती होगी, 2/3 बोला जा सकता है दोस्तों, 2/4 बोलते हैं हम, वो बोला जा सकता है 1/4। अब देखिएगा सिंगुलर अगर इस 3rd 4th से पहले अगर कोई सिंगुलर लगा हुआ हो ना, तब इसको थर्ड्स नहीं करने की आवश्यकता है। तो देखिए जैसे अगर लिखना हो 1/3 लिखना हो तो गलत हो जाता है, 1/3 लिखा जाता है। लेकिन यहाँ प्लूरल है तो प्लूरल के साथ में 2/3 नहीं होगा, 2/3 होगा। तो बी पार्ट में गलती होगी, 2/3 करना होगा, 2/3 का यूज नहीं करना होगा। तो बी पार्ट में करेक्शन के रूप में लिखना है 2/3 लिखना है। आगे बात करते हैं, ए ट्रेंड गैंग ऑफ सेलर्स वाज एम्प्लॉयड ऑन द शिप। तो ध्यान दे दोस्तों, ए ट्रेंड गैंग, गैंग का यूज कहाँ किया जाता है, सेलर्स जो नाविक होते हैं उनकी बात की जा रही है, नाविकों के लिए, सेलर्स के लिए गैंग का यूज नहीं किया जाता। गैंग का यूज कहाँ किया जाता है पहले ये समझ लेते हैं। तो देखिए गैंग इज यूज्ड विद थीव्स के साथ में किया जा सकता है, रॉबर्स के साथ में किया जा सकता है, लुटेरों के साथ में, चोरों के साथ में गैंग का यूज किया जाता है। लेकिन सेलर्स के लिए किसका यूज किया जाएगा, सेलर्स के लिए क्रू का यूज किया जाएगा। तो बी पार्ट में एरर क्या है, गैंग के रूप में एक एरर का यहाँ पर आपको दिया गया है और उसको आप करेक्शन में लेओगे तो बी पार्ट में गैंग के स्थान पर क्रू लिखोगे, क्योंकि क्रू जो होता है वो
सेलर्स के लिए, कहने का मतलब बोटमैन जो होते हैं उनके लिए, नाविक जो होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है क्रू का। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 10,000 आर ए बिग अमाउंट। तो देखिए दोस्तों ध्यान देना, 10,000 लिखा गया है, 10,000 रुपये बड़ी राशि है, बड़ी धनराशि है। ऐसे थोड़े ना बोलते हैं कि 10,000 रुपये बड़ी धनराशि है। सिंगुलर होने के कारण वर्ब भी क्या आएगी, यहाँ पर सिंगुलर आएगी। बी पार्ट में एरर होगा, क्या एरर होगा, आर के स्थान पर किसका यूज करना होगा दोस्तों, इज का यूज करना होगा। तो देखिए दोस्तों ध्यान देना, आप अगर रेगुलर क्लासेस ये ले रहे हो, नंबर से क्लासेस, सीक्वेंस से अगर क्लासेस ले रहे हो, तो बहुत ही बेनिफिशियल क्लासेस हैं आपके लिए। और इनमें आपको करना क्या है, जितने भी आपको मैं यहाँ पर क्वेश्चंस की अभी तक प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, वो प्रैक्टिस और उसके अलावा जो थ्योरी मैंने कवर करवाई है आपको, वो सारे के सारे आप नोट्स बनाते हुए चले, और नोट्स बनाने के साथ साथ में इनका नियमित अध्ययन करते हुए चले, ताकि आपको जो भी एग्जाम्स में इंग्लिश ग्रामर से जितने भी आपको क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, वो क्वेश्चंस हल करने में कोई भी समस्या ना हो। और ध्यान रहे कि ये जो आपके सामने क्लासेस में आपको दे रहा हूं, उनको आप अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करते हुए चलें, ताकि इनसे वो भी बेनिफिशियल हो पाए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। तो थैंक यू, टेक केयर।